तो आज की ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना, अभी आपको ये स्टोरी समझ में आने वाली है और मैं वादा करता हूँ कि ये स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम एक लड़की की डेड बॉडी को देखते हैं, जहाँ पर कोई पर्सन बोल रहा होता है, स्वीटहार्ट प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैंने तुझे मार दिया। और हम देखते हैं एक पर्सन को जो कि उस डेड बॉडी के सामने में बैठ कर रो रहा होता है, और इस पर्सन ने इस लड़की को क्यों मारा ये हमें आगे पता चल जाएगा। और ये कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि तुमको 99 बार मारा है। और हम देखते हैं कि ये कहते वो पर्सन काफी निराश होता है और वो फिर से अपने हिम्मत को जुटाते हुए खड़ा होता है और कहते हैं कि मेरे पास में एक चांस बचा है और इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और साथ ही हम इस बंदे को देखते हैं जो कि काफी जोश में लग रहा होता है, और अगले ही पल उसकी आंखें खुलती है, वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है। जिसके बाद में वो उठता है और न्यूज को देखने लगता है, जहाँ पर की न्यूज में जोम्बिस के बारे में बात चल रही होती है। और फिर हमें बताया जाता है कि जोम्बिस के आने से ये दुनिया एक पल में बिखर गई। एंड तभी जहाँ पर हमारा एमसी बैठा होता है वहाँ पर एक लड़की आती है, उसे कहती है आप अभी तक सोए नहीं है। और इधर हमारा एमसी जो की सोच रहा होता है कि हमें बचना था, लेकिन मैं और मेरी बेटी जो कि इस नरक से दुनिया में क्या ही कर सकते थे। और हम देखते कि हमारे एमसी की बेटी को जोम्बिस काटने के बाद में वो मर जाती है। एंड साथ ही हमारा एमसी जो कि अपनी बेटी की मरने के दुख से वो भी अपने फांसी लगा लेता है और वो भी मर जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक एंजल अपेयर होती है। एमसी जो कि उस एंजल के सामने घुटने के बल बैठा होता है। तभी वो एंजल जो कि हमारे एमसी को कहती है कि तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और चांस देने वाली हूँ। और अगले ही पल उसकी आंखें फिर से खुलती है, वो पसीने से लथपथ होता है और उठने के बाद में वो काफी शौक होता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, मैं मर के जिंदा कैसे हो सकता हूँ। और तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर की तरफ, जहाँ पर कि वो अपने सिर पर नंबर को देखता है और वो सोचता है कि आखिर ये नंबर क्या है। और अगले ही पल हमारा एमसी जो कि किसी की दरवाजे खटखटाने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि डेमी जल्दी से दरवाजा खोलो। तभी उसकी बेटी जो कि दरवाजा ओपन करती है उसे कहती है कि आधे आके आपको क्या हुआ है, आप आधी रात को इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं। लेकिन इधर एमसी जो कि अपनी बेटी को पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है, क्या तुम ठीक हो। जिस पर इसकी बेटी बोलती कि डैडी क्या आपने मेरे बारे में कोई सपना देखा था। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि एमसी अपनी बेटी को लेकर अपने रूम से बाहर निकल रहा होता है। उसकी बेटी पूछती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है और आखिर क्या प्रॉब्लम है। इस पर एमसी कहता है कि सिर्फ तुम मुझे फॉलो करो, क्योंकि अगर हम ज्यादा देर तक रुकेंगे तो हम मर जाएंगे। और एमसी जो कि अपनी बेटी को समझा ही रहा होता है कि तभी एक जोम्बी जो कि एमसी पर अटैक कर देता है और अगले ही मोमेंट में वो फिर से अपने बिस्तर पर से उठता है और वो फिर से काफी पसीने में लथपथ होता है। और तभी एमसी नोटिस करता है कि उसके हेड पर जो नंबर था वो कम हो चुका है, और जिससे एमसी को ये रियलाइज हो जाता है कि मेरे सिर पर जो नंबर है वो मेरे बचने के लिए चांसेस है, तो अब मैं अपने डेमी को सेव कर ही लूंगा। हमारा सीन शिफ्ट होकर हम देखते कि एक जोम्बी पर किसी ने अपने हथौड़ों से मारा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। फिर हमें एमसी बताता है कि मैंने इस तरह से कितनी बार किया लेकिन मैं अपने डॉटर को बचा नहीं पाया, और जब भी एमसी की बेटी मरती थी तो वो भी अपने आप को ही मार देता था, और इसी तरह से वो कई बार मरता है तो उसका नंबर जो ही घटते जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होकर हम देखते कि एमसी को जो कि अपने वेपन से काफी सारे जोम्बिस को मार रहा होता है, और एमसी का फाइटिंग स्किल्स भी जो कि काफी इंप्रूव हो चुकी होती है, लेकिन उसके चांसेस जो कि काफी कम हो चुके थे, बचे थे 13। और इधर एमसी जो कि काफी गुस्से में सारे जोम्बिस को मार रहा होता है। उस एरिया के सारे जोम्बिस को मारने के बाद में एमसी कहता है कि चाहे मेरे पास में 100,000 चांस ही क्यों ना है, लेकिन फिर भी मैं इसे बचा नहीं पा रहा हूँ। और जिसके साथ ही हम उसकी बेटी को देखते हैं जो कि एक जोम्बिस बन चुकी होती है, और वो धीरे धीरे कर हमारे एमसी की तरफ बढ़ती है। और क्योंकि उसकी बेटी जोम्बिस बन चुकी थी तो वो एमसी को बाइट करती है। इधर एमसी को देखते हैं जो कि कहता है कि आखिर एक लाचार बाप क्या ही कर सकता था। फिर वो अपने पास से एक गन निकालता है और वो अपने आप को गोली मार लेता है। एमसी की आंखें फिर से खुलती, लेकिन एमसी की आंखों से काफी ज्यादा आंसू बारी होती है, क्योंकि हमारा एमसी जो कि चाहकर भी अपनी बेटी को बचा नहीं पा रहा होता है। और अगले ही पल में उसकी बेटी को देखते हैं जिसकी की नींद खुलती है। वो गेट खोलकर बाहर आती है, अपने डैड से पूछती कि आखिर आप इतनी रात को इतनी आवाज क्यों कर रहे हैं। इधर एमसी जो कि जोम्बी से फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है, जो देख कर एमसी की बेटी जो कि थोड़ा शौक होती है। इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि अपने कोल्ड टोन में अपनी बेटी की तरफ देखता है, और फिर वो उसके पास जाकर उसे हक कर लेता है, और वो धीरे से कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इस बार मरने नहीं दूंगा, और भले ये कितनी बार ही क्यों ना हो, लेकिन मैं बार बार तुम्हें बचाने के लिए वापस जरूर आऊंगा। मेरी बेटी प्लीज मेरे पे भरोसा रखना। और यहाँ पर एमसी की बेटी भी थोड़ा इमोशनल हो जाती है, और अगले ही सीन में हम देखते हैं एमसी अपनी बेटी की डेड बॉडी को लेकर कहीं पर जा रहा होता है और कहता है कि 99 बार फेल होने के बाद में फाइनली मैं परफेक्ट शेल्टर को ढूंढ पाया, जहाँ पर कि ज्वाइंट फोर्सेस ने हमें प्रोटेक्ट किया, और वहाँ पर इंजर्ड लोगों को भी देखभाल की जा रही थी। वहाँ पर सारी फैमिली जो कि खुशहाल जिंदगी जी रही थी, मानो इस नर्क दुनिया में एक हेवन खुल गया हो। और अगले ही सीन में हम एमसी को देखते हैं जो कि बूढ़ा हो गया होता है, वो व्हील चेयर पर बैठा होता है और एमसी के हाथ में फूल होता है, और वो अपनी बेटी की ग्रेव के पास में आया होता है, और वो कहता है कि तुमने यहाँ पर 40 साल तक वेट किया है और तूने मेरे लिए काफी लंबा समय से वेट किया, और अब मुझे थोड़ा केयरफुल रहना होगा क्योंकि ये मेरा लास्ट चांस है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस जगह पर तुम्हें जरूर लेकर आऊंगा, तो अब तुम मेरा वेट करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास में आने वाला हूँ। और साथ ही एमसी अपने पास में से गन निकालकर अपने आप को शूट कर लेता है, और इसी के साथ में हम देखते हैं कि एमसी की आंख एक बार और फिर खुलती है, जहाँ पर कि वो एक बार फिर से रेडी होता है जोम्बी से
लड़ने के लिए एमसी अपनी बेटी की तरफ देखता है और वो सोचता है कि फाइनल शेल्टर तक पहुंचने से पहले ही मेरी बेटी जो कि मर जा रही थी और ऐसा बार बार सिर्फ मेरी गलती की वजह से हो रही थी। एमसी अपने दांत पीसते हुए सोच रहा होता है कि मैंने 40 साल दिए, इसे 1000 बार दोहराया, हर एक डिटेल को प्लान किया सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी जिंदा रहे। जिसके बाद वो दरवाजा खोलते हुए सोचता कि लेकिन इस बार मैं मिस्टेक नहीं करने वाला। लेकिन एमसी जैसे ही अपनी बिल्डिंग के गेट को खोलता तो ये देखकर वो काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसके गेट के सामने काफी सारे काउंटलेस ज़ॉम्बीज खड़े होते हैं। एमसी उन सारे ज़ॉम्बीज को देखकर वहीं पर स्टंट रह जाता है और सोच रहा होता है कि मैंने इन 40 सालों में इस तरह से मैंने कभी नहीं देखा। और इधर एमसी जो कि काफी निराश हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं 99 बार फेल हो गया, क्या मैं इस बार भी फेल होने वाला हूँ अपनी बेटी को बचाने के लिए। लेकिन इधर हम इन सारे ज़ॉम्बीज को देखते हैं जो कि एमसी पर टूट पड़ते हैं उसे मारने के लिए। और इधर एमसी जो कि अपने दरवाजे पर खड़ा होकर स्टार्ट रहता है। एमसी जो कि वहां से हिल भी नहीं पाता। इधर सारे ज़ॉम्बीज जो कि उस पर अटैक कर देते हैं एंड तभी एमसी की बेटी वहां पर आते हुए उसे कहती कि डैड आप अंदर आ जाइए। लेकिन तभी एमसी जो कि अपनी बेटी को उस कमरे के अंदर धकेल देता है और अपनी बेटी के सामने ही जो कि उस कमरे के दरवाजे को बंद करने लगता है और एमसी जो कि उस कमरे के बाहर ही रह जाता है। और ये देखकर उसकी बेटी जो कि वहीं पर चिल्लाने लगती है क्या कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, और वो दरवाजे को तोड़ने लगती है कि प्लीज आप बाहर आ जाइए, आखिर आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इधर हम दरवाजे के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर के सारे ज़ॉम्बीज जो कि एमसी के ऊपर पड़े होते हैं और उसे बाइट कर रहे होते हैं। इधर हम एमसी को देखते से काफी दर्द हो रहा होता है और इतने दर्द के साथ भी एमसी सोच रहा होता है कि अपनी औलाद के खोने के दर्द के सामने मेरे आते फटने की दर्द तो कुछ भी नहीं है। और इधर एमसी को वो पल आने लगता है जहाँ पर कि वो अपनी बेटी को अपनी गोद में खिला रहा होता है, जहाँ पर कि उसकी बेटी काफी हंस रही थी और काफी खुश होती है। और इधर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर कि एमसी की बेटी जो कि दरवाजे के इस साइड में रो रही होती है और दरवाजे के इस साइड से अपनी बेटी से एमसी कह रहा होता है कि प्लीज मत रो। और साथ ही धीरे धीरे एमसी की आंखें बंद होने लगती है। एमसी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। वो सोचने लगता है कि अब मैं फाइनली मरने वाला हूँ। लेकिन तभी उसे अपनी बेटी के बारे में याद आता जहाँ पर कि उसे ज़ॉम्बीज मारे होते हैं। और इसी सच में प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कि एमसी अपने पैर को काफी कस के जमीन पर रखता है और वो कहता है कि नहीं 1000 बार भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा। और एमसी के ऊपर अभी भी काफी सारे ज़ॉम्बीज जो कि पड़े होते हैं। इधर एमसी जो कि काफी गुस्से में अपने आप को चार्ज अप कर रहा होता है और इसी के साथ में एमसी जो कि चिल्लाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन इस बार मैं अपनी बेटी को बचा लूंगा, मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। एंड इसी के साथ में एमसी अपने ऊपर से सारे ज़ॉम्बीज को जो कि दूर फेंक देता है। सारे ज़ॉम्बीज जो कि दूर जाने के बाद में काफी सारे जो कि मर जाते हैं लेकिन वहीं पर एक जिंदा होता है। तभी एमसी का हाथ जो कि उसके पास में आता है और यहाँ पर एमसी की स्पीड कितनी ज्यादा तेज होती है कि वो उसके सिर को लेकर वहां से निकल जाता है और काफी स्पीड के साथ में काफी सारे ज़ॉम्बीज को जो कि मारने लगता है। और तभी एमसी के ऊपर में एक ज़ॉम्बीज जो कि उस पर फाइट करता है लेकिन इधर एमसी जो कि अपने बेस्ट मोड में होता है उस ज़ॉम्बीज को पकड़कर उसे ही खाने लगता है और एमसी जो कि उस ज़ॉम्बीज के सिर को इधर से अलग कर देता है और वो उस सिर से हिस्सा काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने लगता है और छलांग करके और भी ज़ॉम्बीज के ऊपर गिरता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज को इसी तरह से पीटता जाता है। और इस नजारे को देखकर काफी सारे ज़ॉम्बीज जो कि डर जाते हैं। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जिसकी बॉडी में काफी बदलाव आ चुकी होती है, उसके मसल्स काफी खतरनाक निकल चुके होते हैं और एमसी फिर से इन ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। और इधर हम एमसी की बेटी को देखते हैं जो कि दरवाजे के इस साइड बैठी होती है। तभी बाहर का दरवाजा खुलता है और जैसे ही एमसी की बेटी अपने ऊपर देखती है तो वहाँ पर उसके डैड जो कि जिंदा खड़े होते हैं। फिर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि डेमी मैं अब इंसान नहीं रहा लेकिन मैं फिर भी हर समय और अंत तक मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। और इसी के साथ में हमारा सीन सीट होता है एक हफ्ते बाद में सियोल के मेपो डिस्ट्रिक्ट में। और फिर हम देखते हैं एक मार्ट में जहाँ पर कि एक सोल्जर जो कि वो काफी गुस्से में कहता है कि व्हाट द हेल आखिर तुम हो कौन। और वहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स होते हैं, उनके सामने खड़े होते हैं हमारे एमसी और उसकी बेटी। सोल्जर कहते हैं कि यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज है तो कोई चांस ही नहीं बचता कि तुम यहाँ पर जिंदा आ सको, हम तुम्हारे खोपड़ी को खोलें उससे पहले तुम अपना फेस दिखाओ। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर जो कि हमारे एमसी के फेस को देखता तो काफी शौक होता है क्योंकि हमारा एमसी काफी हैंडसम लग रहा होता है और सनग्लासेस पहन रखी होती है। इस पर ये सोल्जर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम कोई सेलिब्रिटी हो जो कि सनग्लासेस पहनकर घूम रहे हो। और तभी वहाँ पर लेडी सोल्जर आती है, वो हमारे एमसी से कहती है कि यहाँ से चले जाओ, जो कि एक एक्स कैप्टन होती है जिसका नाम छहरी होता है। छहरी कहती है कि यहाँ पर तुम लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए तुम लोग कोई और जगह ढूंढ लो। एमसी कोई भी जवाब नहीं देता जिस पर छहरी जो कि एमसी के पास में जाती है उससे कहती क्या तुम बहरे हो, मैंने तुमको कहा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। लेकिन तभी हैरी जो कि ये देखकर काफी शौक होती है। इधर एमसी जो कि गिराने लगता है कि मेरी बेटी एक हफ्ते से भटक रही है
उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है, वो काफी मुश्किल से खड़ी हो रही है और साथ ही एमसी की बेटी भी एक्टिंग करते हुए वहाँ पर खांसने लगती है। फिर एमसी कहता है कि मेरा नहीं, कम से कम मेरी बेटी को तो बचा लो। और एमसी हैरी के सामने हाथ जोड़ता हूँ, किसी तरह से मेरी बेटी को बचा लो। और एमसी को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर एमसी की बेटी भी काफी शौक होती है। लेकिन इधर हम हैरी को देखते हैं जो कि एमसी की एक्टिंग को देखकर कुछ देर तक शांत रहती है, फिर काफी गुस्सा हो जाती है। एंड तभी ये सोल्जर कहता है कि ये काफी कमीना लड़का है। और फिर एमसी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारा कैप्टन तुम्हारे इस प्रकार से नौटंकी में आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो सोल्जर अपने कैप्टन की तरफ देखता है तो हम देखते हैं हैरी जो कि रो रही होती है। फिर हैरी जो कि वहाँ से जाते हुए कहती है ठीक है, इन्हें भी ले लो और हाँ, गलत मत सोचना क्योंकि हमें स्मार्ट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की जरूरत है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती। इधर उसका सोल्जर जो काफी गुस्सा होता है कि आखिर आप क्या कर रही हैं। और इधर एमसी जो कि कुछ देर तक खड़ा रहता है, फिर मुस्कुराते हुए सोचता है कि ये अभी तक वैसा ही है जैसा वो पहले थी, वो अभी भी वैसा ही है। और हैरी जो कि एक रिटायर्ड सोल्जर है जो कि स्मार्ट को प्रोटेक्ट कर रही है, एक कोल्ड ब्लडेड स्नेक, पता नहीं क्यों लेकिन वो पेरेंट्स से फैजर से बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी एमसी की बेटी जो कि उससे कहती कि डैड आखिर आप क्या कर रहे थे, ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसे आपने प्लान बनाए थे। जिस पर एमसी कहते कि यार टेंशन मत, तो काम तो बन ही गया ना। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है, उन्हें फॉलो करने के लिए कहता है। तो गाइस एमसी की बेटी के नाम डेमी है, ठीक है। तभी डेमी को चक्कर आने लगती है, तभी एमसी उसे संभालता है और जिसके बाद में एमसी में बताता है कि डेमी की मेंटल स्टेट जो कि अब नॉर्मल स्पीड से कोलैप्स हो रही है और अगर उसने जल्दी से रेस्ट नहीं लिया तो सिचुएशन डेंजरस हो सकती है। और इसके पीछे दो राइवल्स है, एक तो एक हफ्ते पहले वाला वो एक्सीडेंट और दूसरा कुछ ऐसा जो मैं खुद ही प्रॉपरली समझ नहीं पा रहा। मैं जो मिस की काटने के बाद भी चिंता बच गया और इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं उन्हें इजीली ओवरपावर कर रहा हूँ। मेरा बॉडी इतना बदल चुका है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा और मैं अब वो नहीं रहा जो मैं पहले था। और क्या मैं सच में एक ज़ॉम्बी बन चुका हूँ। और ए मार्ट हबजंग ब्रांच अर्ली स्टेज में सर्वाइवल के लिए बेस्ट रूट है और यहाँ पर सप्लाईज भी है और यही एक लोकेशन है जहाँ पर डिफेंस फोर्स अभी तक टिकी हुई है। और अगर हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो डेमी सेफ रहेगी। एमसी वहाँ पर टूटे हुए दरवाजे को देखकर वो पूछता है कि आखिर बगल वाले बिल्डिंग क्यों गिरी है, ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था। जिस पर सोल्जर कहता है कि तुम अजीब तरीके से बात कर रहे हो, क्या तुम फ्यूचर से आए हो। और जिसके बाद में सोल्जर बताता है कि 3 दिन पहले यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया था और हमारे कैप्टन ने उन्हें लालच दिया कि उस बिल्डिंग में जाकर जहाँ पर कि हम लोगों ने पहले से बॉम्ब प्लांट कर रख दिए थे। और वहाँ पर जाने के बाद में हमने उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया और हमने उन सभी को एक साथ ही में मार दिया था। और अब वहाँ पर उनकी लाश एकदम फैट मछली की तरह हो गई है और किस्मत से 1-2 बच भी गए होंगे। और तभी सोल्जर पीछे देखता तो एमसी उसे काफी सीरियस होकर देख रहा होता है और जो देखकर सोल्जर कहता है कि यार तुम्हारे फेस में कोई गड़बड़ी है, ऐसा लग रहा है तुम काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को देख रहे हो जो कि तुम डर गए हो। लेकिन उस सोल्जर के पीछे काफी बड़ा सा ज़ॉम्बीज़ जो कि खड़ा होता है और जैसे उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक ज़ॉम्बीज़ है और तभी हम उस ज़ॉम्बीज़ को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। और वो सोल्जर जो कि उस ज़ॉम्बी को देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है और वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता है। तभी वो ज़ॉम्बी जो कि अपने हाथ को ऊपर उठाता है और काफी फोर्स के साथ में वो सोल्जर को वहीं पर मार देता है। चाहे जो कि उस सोल्जर को बचाने के लिए गई थी लेकिन काफी देर हो चुका होता है और अगला पन जो कि चायरी के पास आ ही रहा होता है तभी चायरी जो कि वहाँ से बचकर निकल जाती है। और कुछ सोल्जर्स जो कि उस ज़ॉम्बीज़ को देखकर वहाँ पर काफी शौक होते कि आखिर यहाँ पर कैसे आया। और तभी चायरी जो कि अपने आप को संभालते हुए अपने सारे सोल्जर से कहती है कि इन सभी पर अटैक करो। और इसी के सारे सोल्जर्स जो कि अपने वेपन लेकर उस ज़ॉम्बी पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस ज़ॉम्बी पर उस बुलेट का कोई भी असर नहीं कर रहा होता है, बल्कि ऊपर से वो ज़ॉम्बी जो कि और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ से ही काफी सारे सोल्जर को जो कि ऐसे ही मार देता है। अपने साथियों को मरता हुआ देखकर एक सोल्जर जो कि काफी डर जाता है, वो इतना डर गया होता कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा होता, वहीं पर चिल्लाने लगता है। और तभी ये ज़ॉम्बी जो कि उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर चायरी आ जाती है और इस सोल्जर को वहाँ से बचा लेती है। और उस सोल्जर को बचाने के बाद में चायरी उस पर चिल्लाने लगती है आखिर तुम क्या कर रहे थे। और तभी चायरी जो कि सीरियस हो जाती है और सोचने लगती कि मुझे फोकस करना पड़ेगा, ये 3 दिन पहले वाला ज़ॉम्बी नहीं है, ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं है। इसके बाद में वो मार्ट की तरफ देखती है और सभी लोग से कहती कि चलो सभी लोग मार्ट के अंदर चलो। एमसी जो कि चायरी को रुकने के लिए बोलता है लेकिन चायरी कहती है कि बिना रुके यहाँ से भागते रहो। और जिसके बाद में एमसी अपनी बेटी को भागता हुआ देखता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है और हम देखने की एमसी जो कि वहीं से यू टर्न ले लेता है और काफी गुस्से में अपने फाइट को जनरेट करते हुए उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है। और इधर चायरी का प्लान होता है कि मार्ट के पैरामीटर पे बैरिकेड लगा हुआ है, सबसे पहले उसे उसी डायरेक्शन में लाना होगा। उस चीज के लिए एक ही शॉट में ब्रेक थ्रू करना इम्पॉसिबल है, जब तक वो फंसे हुए रहे तब तक हम उसके वीक स्पॉट को ढूंढ सकते हैं। लेकिन तभी चायरी जो कि अपने सामने देखते हो काफी शौक होती कि आखिर सारे लोग जो कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या कर रहे हैं। और इसके बाद में वो ऑर्डर करती कि सबसे पहले उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करो। और जिसके बाद में चायरी जो कि हमारे डेमी को कहती कि तुम सभी लोग अंदर जाओ, लेकिन वो तभी ये देखकर काफी शौक होती है और उससे पूछती थी आखिर तुम अकेली क्यों हो और आखिर तुम्हारे फादर कहाँ पर है और आखिर तुम कैसी बेटी जो कि अपने फादर को छोड़कर अकेले यहाँ पर भाग कर आ गई। लेकिन तभी डेमी जो कि अपने हाथ से इशारा करती है कि मेरे फादर उधर है। और तभी हम चायरी को देखते हैं जो कि उस तरफ देखती है, वो काफी शौक होती है। और इधर हम अपने एमसी को देखकर जो कि फुल फोर्स में अपने हाथ को जोड़कर उस मॉन्स्टर के
ऊपर छलांग लगा दिया होता है और एमसी की उस एक ही अटैक से वो बड़ा सा मॉन्स्टर जो कि वहीं पर मर जाता है और एमसी यहाँ तक भी नहीं रुकता, उसे और भी मारने लगता है। जो देखकर हम सारे सोल्जर्स को देखते हैं जो कि वहाँ पर हक्का बक्का रहते थे। वहाँ पर सारे लोग भी अपने बच्चों की आंखों को बंद करने लगते हैं जब हम उस ज़ॉम्बीज़ की डेड बॉडी को देखते हैं जिसके कि ऊपर से हमारा एमसी उठता है और वो वहाँ पर अपने फेस पर लगी हुई ब्लड को पोंछने लग रहा है। जिसके बाद में वो वहाँ पर जाके खड़ा होता है जिसके कि सामने होती है चेहरी और जिसके बाद एमसी जो कि डेमी से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें दिया हुआ वालों को पूरा नहीं रख पाया, मैं बस थोड़ा डर गया था कि कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए और भी इस गंदे भद्दे मॉन्स्टर के कारण। और तभी चाहेरी जो कि उस पर गन पॉइंट कर देती है और चाहेरी जो कि हमारे एमसी कहती है कि आखिर तुम हो कौन। और वहाँ पर हमारा एमसी जो कि पोज में खड़ा होता है और एमसी जो कि अपने चश्मे को सुधारते हुए कहता है कि मेरा नाम रियो मिन्स्यूक है और मैं डेमी का डैड हूँ। इधर हम डेमी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि डैड प्लीज अपने आप को रिवील मत करो नहीं तो तुम डेंजर में आ सकती हो। और तभी एमसी जो कि अपने चश्मे को उतारते हुए कहता है कि मैं एक ज़ॉम्बी। और ज़ॉम्बीज़ वर्ड सुनकर वहाँ पर सारे लोग में सन्नाटा छा जाता है एंड they फिर बोलते हैं कि मैं एक ज़ॉम्बी एक्सपर्ट हूँ। ये सुनकर सारे लोग जो कि शॉक हो जाते हैं और जिसके बाद में हमारा एमसी बताता है कि जब से आउटब्रेक स्टार्ट हुआ तब से मैं ज़ॉम्बीज़ पर एनालाइज कर रहा हूँ और उनके बिहेवियर और उनकी वीकनेस को स्टडी कर कर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मैं हेल्प कर पाया और मैं आशा करता हूँ कि हम सब साथ में काम करेंगे। इधर चाहेरी भी जो कि मुस्कुराते हुए कहती कि वो तो बात ऐसी है एंड सडनली वो एमसी कॉलर पकड़ लेती है जो देखकर डेमी कहती है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर चाहेरी उसे बोलती कि तुम चुपचाप रहो। और फिर चाहेरी जो कि हमारे एमसी कहती कि तुमने उस मॉन्स्टर को अपने नंगे हाथों से मार दिया और तुम्हारी ये लाल आंखें जो कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बीज़ की तरह लग रहा है और सच सच बताना क्या तुम एक ह्यूमन भी हो या नहीं। और जिसके बाद चाहेरी कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, तुम उस मॉन्स्टर को मार गिराते हो जो कि बुलेट से इम्यून है और वो भी अपने नंगे हाथों से और ऊपर से तुम्हारे ये लाल आंखें, तुम्हें क्या लगता है तो फिर चुपचाप बताओ कि तुम ह्यूमन हो या नहीं हो। और जिसके बाद में एमसी कहता है कि नहीं, उसके ऊपर गन शॉट की इफेक्ट पड़ी है। जिस पर चाहेरी कहती है आखिर तुम क्या बोल रहे हो, जिस पर एमसी कहता है कि उसे बुलेट से लगने की वजह से वो पहले ही काफी कमजोर हो चुका था, मैं तो बस उसको फाइनल ब्लो लैंड किया था। और ईडर एक ऐसा ज़ॉम्बी क्रिएचर है जो कि दो ज़ॉम्बीज़ को फीड होने से बनता है और इस ज़ॉम्बी के पास में काफी खतरनाक पावर होती है और स्पेशली उसकी डिफेंस कैपेबिलिटी। लेकिन इसमें भी एक कमजोरी है और इसके केस में इसका ये जबड़ा था। और साथ ही एमसी अपने मन में सोच रहा होता कि ऑफ कोर्स अगर हम इसके ऊपर एक स्टील के हथौड़े से मारता है तो ये शायद आराम से मर भी सकता है। और जिसके बाद में चाहे जो कि एमसी से उसकी आंखों के बारे में पूछते हैं जिस पर एमसी कहता है कि ये मेरा जेनेटिक प्रॉब्लम है और इसीलिए मैं अपने आंखों को हमेशा से कवर करके रखता हूँ क्योंकि इस तरह से चीजों को देखना मेरे लिए काफी अनकंफर्टेबल होता है। तो अब बताओ क्या मैं तुम्हें अभी भी एक ज़ॉम्बी से लगता हूँ। और एमसी की बातें सुनने के बाद चाहे जो कि उसे छोड़ देती है और वो अपने मन में फिर भी सोच रही होती है कि ये बंदा सच में सस्पिशियस लग रहा है, इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ी जरूर है। लेकिन फिर भी ऐसा कोई चांस बनता ही नहीं है जहाँ पर कोई ज़ॉम्बी अपने बेटी को प्रोटेक्ट करेगा। और जिसके बाद में चाहे जो कि अपने चाकू को एमसी के गले से हटा लेती है और फिर वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ लेकिन फिर भी मैं तुम पर नजर रखूंगी मिस्टर एक्सपर्ट। और इसी के साथ में चाहे जो कि वहाँ से जाने लगती है। जाते वक्त वो अपने मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी को देखती है जहाँ पर वो काफी गुस्सा होती है एंड तभी वहाँ पर दो सोल्जर आते हैं जो कि चाहेरी से कहते हैं क्या तुम ठीक हो। एंड तभी एक सोल्जर जो कि वहीं पर गिर जाता है और जिस पर चाहेरी उसे कहती है कि ये एक इमरजेंसी, सारे सिविलियंस को इमीडिएटली अंडरग्राउंड पार्किंग में ले जाओ। और मैं ये चीज तुम्हें पहले ही बोली थी, आखिर ये काम क्यों नहीं हुआ। उस पर सोल्जर कहते हैं कि हम घबरा गए थे। जिस पर गुस्सा करते हुए चाहेरी जो कि कहती है कि अगर उस मॉन्स्टर को वहाँ पर रोका नहीं गया होता तो अभी तक सारे सिविलियंस जो कि मारे गए होते और अगर फिर से तुम लोगों ने कोई गलती की तो तुम लोगों को ज़ॉम्बीज़ मारने से पहले मैं ही तुम लोगों को मार डालूंगी। और जिसके बाद में चाहेरी जो कि वहाँ से जाने लगती है। हम इस सोल्जर को देखते हैं जो कि चाहेरी की बातें सुनने के बाद में वो काफी गुस्सा हो रहा होता है। कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लोग मार्ट करने में बैठे होते हैं और जहाँ पर कि हम डेमी को देखते हैं जो कि अपने फादर से कहती है कि शुक्र है कि आप पकड़े नहीं गए और सच में आप उस सिचुएशन में इतना दिमाग कैसे लगा लेते हैं, सच में आपकी चाल काफी अच्छी थी जहाँ पर कि आप पकड़े भी नहीं गए। और जिस पर एमसी डेमी से कहता है कि वो एक ऐसी औरत है जो कि जल्दी किसी पर विश्वास करती नहीं है और ना ही फालतू में वो अपने वेपन को यूज करती है। और जिस पर डेमी जो कि एमसी से पूछती है कि आखिर आपको उसके बारे में इतना कैसे पता है। इंडियन एमसी को देखते हैं जो कि अपने पिछले लाइफ्स को याद कर रहा होता है और जिसके बाद वो अपनी बेटी से झूठ बोलते हुए कहते हैं कि बस मैं ऐसे ही जानता हूँ। और जिसके बाद में डेमी जो कि एमसी से पूछती है कि आखिर आपको झांसा के बारे में कैसे पता है और आखिर ये शब्द आपने कहाँ से सीखा है। एमसी डेमी से कहता है कि मैं अपनी बेटी से सीखा हूँ। और जिस पर डेमी कहती है कि लेकिन मैंने तो आपको कभी भी सिखाया नहीं है। और जिस पर एमसी जो कि मुस्कुराते हुए डेमी से कहते हैं कि नहीं, वो तुम ही थी जो कि मुझे सिखाई है। और जिसके बाद में एमसी वहाँ से जाने लगता है डेमी के लिए खाना लाने के लिए। जाने से पहले एमसी जो कि डेमी को देखता और मुस्कुराता है। एमसी याद करता है कि यहाँ आने से पहले उसकी बेटी जो कि उसे बताई थी कि आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने चेंजेस के बारे में किसी को भी नहीं बताइए, क्योंकि अगर
अगर किसी को भी पता चल गया वो लोग आपको हर्ट करेंगे। आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप अपने सीक्रेट के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और इसके बाद में हम एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर सारे लोगों के साथ में मिलकर खाना बना रहा होता है और उनके साथ में काफी अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि डेमी सही थी। अगर इन लोगों को मेरे राज के बारे में पता होता, ये सारे लोग जो कि अभी आराम से बैठे हैं, ये सारे लोग जो कि मुझसे पैनिक हो जाते हैं। और जिसके बाद में एमसी जो कि डेमी के पास में जाता है उसके लिए खाना लेकर, लेकिन एमसी जैसे ही डेमी के पास जाता है तो एमसी जो कि ऑलरेडी सो चुकी होती है। जिसके बाद में एमसी जो कि डेमी के ऊपर में एक कमल चढ़ा देता है और फिर वो काफी सीरियस हो जाता है और सोच रहा होता है कि आखिर ज़ॉम्बीज़ स्टेज में क्यों दिखाई दे रहे हैं। वो पहले के मुकाबले काफी तेज हैं। पहले उस डोर के पास में 100 ज़ॉम्बीज़ और एक हफ्ते पहले म्यूटेड ज़ॉम्बीज़, और ये मेरी पिछले 99 लाइफ में कभी भी नहीं हुआ। और अब सब कुछ जो कि राइवल्स में बदल चुका है और आखिर इन ज़ॉम्बीज़ में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। और जिसके बाद में एमसी अपने आंखें को बंद करता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं फील कर सकता हूँ वो लोग काफी सारे हैं और वो लोग मुझे ही ढूंढ रहे हैं। और इसी के साथ में सिटी के बाहर हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मॉन्स्टर सा दिखने वाला एक ज़ॉम्बी जिसकी की जीभ काफी लंबी होती है और काफी खतरनाक लग रहा होता है और जिसके की तो पावर 6 हाथ होते हैं। और साथ ही वो ज़ॉम्बी जो कि सिटी की तरफ देख रहा होता है तभी वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि आ जाते हैं और इधर एमसी में बता रहा होता है कि वो मुझे और मेरी बेटी को मारना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि हमारी एक्सिस्टेंस से उन्हें खतरा है, लेकिन एक बात तो क्लियर कि मैं भी उन्हीं में से एक वेरिएबल हूँ। एंड तभी हम इस लीडर ज़ॉम्बीज़ को देख के जो कि वहाँ पर चिल्लाने लगता है, जो कि वहाँ पर एमसी आ गया होता है अपने साथ में एक सीढ़ी को लेकर और एमसी जो कि उस सीढ़ी को अपने वेपन की तरह यूज करने वाला है। और जिसके बाद में एमसी जो कि इन सारे ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि ऐसा लगता है कि इस एरिया के सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि एक ही जगह पर इकट्ठे हुए हैं, ये काफी बढ़िया है। अब मुझे तुम लोगों को इधर उधर ढूंढने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम सभी साथ आए हो, ये काफी बढ़िया किए हो। उतना जल्दी शुरू करते हैं। और जिसके बाद में एमसी जो कि उस सीढ़ी को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और कहता है कि जब तक मेरी बेटी उड़ती है उससे पहले मैं तुम सभी को निपट लूंगा। और जिसके बाद वो उस सीढ़ी को तोड़ देता है, उसे 2 वेपन बना लेता है और इन ज़ॉम्बीज़ से कहता है कि तो चलो आज मैं तुम लोगों से अपना मूड बनाने वाला हूँ। और इसी के साथ में ये 6 हाथों वाला ज़ॉम्बी जो कि सभी लोग को ऑर्डर करता है और इसी के साथ में सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि एमसी पर अटैक कर देता है। इधर एमसी भी अपने दोनों वेपन्स के साथ में इन लोगों पर हल्ला बोल देता है। जिसके बाद में एमसी जो कि एक सारे ज़ॉम्बीज़ को काफी स्पीड में मारने लगता है। यहाँ पर एमसी की स्पीड और स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा होती है कि उसके सामने कोई भी ज़ॉम्बी जो कि टुक नहीं पा रही होती है। ज़ॉम्बीज़ आते जाते एमसी उन सभी को मारता जाता है और कुछ ज़ॉम्बीज़ के तो वो अपने पाँव से उसके सर को कुचल देता है और वो उनका हाथ पाँव से उखाड़ कर फेंकने लगता है। इसी के साथ में एमसी जो कि अपने हाथ में ज़ॉम्बीज़ को पावर को इम्यूट करता है और काफी गुस्से में और काफी ताकत के साथ में अपने पंच को डिलीवर करता है और एक ज़ॉम्बीज़ को पूरी बॉडी को चितरे कर देता है। और इसी के साथ में कुछ ज़ॉम्बीज़ जो कि एमसी को फॉर्मेशन बनाकर घेर लेते हैं और अचानक वो लोग वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं और उस ब्लास्ट में हमारा एमसी भी होता है। उन्हें लगता है कि एमसी मर गया, लेकिन तभी एमसी उस ब्लास्ट में से निकलता है, काफी तेजी से काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए नीचे लैंडिंग करता है। एंड इसी के साथ ही वो अपने पास से 2 एक्स को निकालता है और फिर एमसी जो कि एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को काटता हुआ वो आगे बढ़ता रहता है और एमसी फाइनली उस बॉस ज़ॉम्बीज़ के पास में जाने लगता है। इधर बॉस ज़ॉम्बीज़ जो कि अपने आप को बचाने के लिए अपने सामने अपने हाथ को करता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि उससे पहले ही एमसी जो कि डायड उसी पे आके लैंडिंग करता है और एमसी लेट ना करते हुए अगले ही पल उसका सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है। और यहाँ पर एमसी जो कि काफी गुस्से में लग रहा होता है। एंड इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है सुबह में, जहाँ पर की मार्ट के अंदर में डेमी जो कि अभी भी सो रही होती है, तभी उसकी आंखें खुलती है और अंगड़ाई लेते हुए डेमी उठती है। एंड तभी वहाँ पर एमसी उसके लिए खाना लेकर आता है। एमसी डेमी से कहता है कि मेरी बेटी काफी भूखी होगी तो जल्दी उठो और जल्दी से पहले खाना खाओ। इधर हम डेमी को देखते हैं जो कि अपने फादर के इस प्यार को देखकर वो काफी खुश होती है। और अगला सीन में चाहेरी के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चिल्ला कर कह रही होती है कि आखिर तुम उनसे क्या मजाक कर रहे हो। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि कैप्टन ये सच है, कल जो आवाजें हमने सुबह 5 बजे सुने थे और इस मॉर्निंग स्काउटिंग रिकॉर्डिंग के अनुसार उस एरिया में काफी सारे ज़ॉम्बीज़ की लाशें मिली। उस सोल्जर की बातें सुनने के बाद में चाहेरी जो कि गुस्से में कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या वो लोग आपस में ही लड़ गए थे या कुछ और ही था। जिस पर सोल्जर कहता है कि मैं भी इस पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं उस नजारे को अपने आंखों से देखा है। चाहेरी शौक में पड़ जाती कि आखिर सिर्फ 4 घंटों में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ का खात्मा करना, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन रुको, इसका मतलब तो। और जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर कि चाहेरी जो कि एक सोल्जर से कहते हैं कि सभी लोग को जमा करो, हम सारे लोग जो कि स्मार्ट को छोड़कर यहाँ से निकलने वाले हैं। अगली सुबह हम देख देंगे सारे सिविलियंस जो कि एक जगह पर इकट्ठे हुए होते हैं। कुछ सिविलियंस जो कि बाहर देखकर काफी खुश होते हैं कि बाहर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है और खुशी के मारे सारे सिविलियंस जो कि वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं। तभी डेमी एमसी से पूछती कि फादर क्या सच में ज़ॉम्बीज़ जो कि डिसअपीयर हो गए हैं। इधर एमसी जो कि डेमी को हेलमेट पहनाते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें हेलमेट नहीं उतारनी चाहिए। और जिसके बाद में डेमी जो कि हेलमेट पहन लेती है, तभी वहाँ पर सारे सोल्जर्स आते हैं और चाहेरी जो कि अनाउंस करती है कि किसी अनोन रीजन से इस एरिया के सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि मारे गए हैं। और चाहेरी के इस बात से वहाँ के सारे सिविलियंस जो कि काफी खुश हो जाते हैं
सोचते हैं कि सच में यहाँ से सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि डिसअपीयर हो गए हैं। लेकिन तभी चायरी कहती है कि और इसी वजह से हम इस जगह को छोड़ने वाले हैं। और इस पर एक सिविलियंस कहता है कि आखिर क्या आप मजाक कर रही हैं, और अभी तो आपने ही कहा था कि यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं है, तो आखिर हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। जिस पर चायरी बताती है कि 3 दिन पहले हमारा रेडियो कॉन्टेक्ट जो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उससे पहले हमने एक यूनिट से कम्युनिकेशन की थी। द सेकंड मिशन इज इनसाइड ब्रिज, और माना जाता है कि जियोंगी रीजन में एकमात्र सर्वाइविंग ब्रिज है जिनके पास अभी भी इंटायर बटालियन, आर्मर व्हीकल एंड ब्रिज और काफी सारे फोर्सेस हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो लोग सिविलियंस को ले रहे हैं। और चाहेरी के इस बात से सारे सिविलियंस काफी गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि एक सिंगल रेडियो वेव से हम उस पर विश्वास कर यहाँ से निकल जाए, और आखिर आप ऐसे कैसे मान सकते कि वो सिग्नल रियल थी। और जिस पर चाहेरी कहती है कि इसके बारे में टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वहाँ जो पर्सन है उसे मैं बेहतर तरीके से जानती हूँ, वो है AKA ब्लू हॉक, और वो एक ऐसा पर्सन है जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकती हूँ। और इस बात से चाहेरी पर सारे सिविलियन जो गुस्सा हो जाते हैं, उससे कहने लगते हैं कि तुम कहना चाहती हो कि तुम्हारे उस रेडियो सिग्नल से उसके ऊपर हम विश्वास करें और हम अपनी जान को जोखिम में डाल दें। ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम कोई सुसाइड करने के लिए चाह रहे हैं। और जिस बात शायरी कहती कि अगर यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ फिर से अपेयर होंगे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, और सिविलियंस जो कि मरने के लिए तैयार नहीं होते वो कहते कि हम नहीं जाएंगे और यहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बीज़ नहीं आने वाला। और तभी एक पर्सन कहता है कि मुझे पता था कि एंड यही होने वाला है। सभी लोग उस पर्सन की तरफ देखने लगते हैं। तभी ये पर्सन कहता है कि इस तरह के बेकार और इमोशनल डिसीजन लेना, और अगर यहाँ पर कोई मर्द लीडर होता तो क्या वो ऐसा करता। और आखिर आप सभी को क्या लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत। और इधर चाय जो कि इस बंदे की बात से काफी चिढ़ जाती है, आखिर क्या बकवास कर रहा है। और तभी वहाँ पर एंट्री होती है हमारे MC की, जो कि आते हुए कहता है कि यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ वापस आने वाले हैं। और तभी वही बंदा जो कि MC को रोकते हुए कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो, इस तरह की एक्टिंग करने वाले जैसे कि तुम सब कुछ जानते हो। और जिस पर MC कहते हैं कि अगर तुम लोग यहाँ पर रहे तो मूल रूप से उन ज़ॉम्बीज़ के लिए तुम लोग उसके थाली में जा रहे हो, जहाँ पर कि वो लोग एक समय पर आकर तुमको खा जाएंगे। और तभी वो बंदा जो कि MC की आंखें में देखता है, तो क्योंकि उसे उसके सामने काफी खतरनाक ज़ॉम्बीज़ दिख रहा होता है। और जिसके बाद में MC कहता है कि अगर जो भी यहाँ पर रुकेगा वो बस अपनी मौत का इंतजार करेगा। और वो पर्सन जो कि इतना डर जाता है कि वो वहाँ से अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और तभी एक पर्सन जो कि MC से पूछता है कि अगर तुम क्या गारंटी देता कि हम यहाँ से निकलने के बाद में जिंदा रहेंगे। जिस पर MC कहता है कि मैं इस तरह की बेकार से गारंटी नहीं दूंगा। और जिसके बाद में MC जो कि सारे सिविलियन से कहता है कि तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग सोल्जर को फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो आप में से कोई बताए कि आप लोग क्या उनके बिना जीवित रह सकते हैं। और MC के इस स्टेटमेंट में सारे ऑडियंस जो कि चुप हो जाते हैं। और तभी एक बंदा बोलता है कि चाहेरी के बिना हम लोग मर जाएंगे, और दूसरा बोलते का हम लोग अगर सोल्जर के प्रोटेक्टिव में नहीं रहे तो हम लोग ऐसे ही मारे जाएंगे। और जिसके बाद में ये पर्सन जो कि सभी लोग को समझाने लगता है कि हम लोग इतनी देर तक जिंदा रहे क्योंकि ये सोल्जर्स हमारे साथ हैं, और अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं और इनकी बात मानते हैं तो हम इस मरती हुई जमीन पर जिंदा रह सकते हैं। और इस बंदे के बात पर सारे सिविलियन जो कि सहमत होते हैं और वो लोग चाहेरी के नाम का जयकारा लगाने लगते हैं। और इधर हम चाहेरी को देखते हैं जो कि अभी भी काफी शौक होती है कि उसने एक ही पल में सारे लोगों की ओपिनियन को बदल दिया। और चाहेरी MC की तरफ देखकर वो सोच रही होती है कि क्या ये लड़का। एंड इसी के साथ में MC कहता है कि मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इधर MC अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं काफी इस्तेमाल हुआ हूँ लोगों को मनाने में और इस तरह की कठिन सिचुएशन में। और जिसके बाद में MC कहता है कि अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये मेरे डाउटर की सेफ्टी और मेरी सेफ्टी के बारे में है। और MC चाहेरी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि अगर कैप्टन अगर आप हमारे साथ में रहेंगे और हम लोगों को लीड करेंगे तो हम लोग जरूर जीवित रहेंगे। और इधर हम चाहेरी को देखते हैं जो कि अभी भी काफी शौक में होती है। एंड तभी वो अपने माइक को उठाती है और अनाउंस करती है कि तो मैं चाहेरी मैं एक चीज क्लियर करती हूँ कि मैं यहाँ से हर एक व्यक्ति को जिंदा बाहर लेकर जाऊंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं काफी सारे बसेस में सिविलियंस को भरकर उस मार्ट से सभी लोग जो कि निकल चुके होते हैं, और इन सभी को चाहेरी जो कि लीड कर रही होती है। और तभी एक सोल्जर जो कि चाहेरी से कहता है कि इतने दिनों बाद रिवर को क्रॉस कर रहा हूँ, सच में काफी अजीब लग रहा है। जिस पर चाहेरी उससे कहती है कि बकवास करना बंद करो और अपने स्पीड को कम मत करना क्योंकि अभी सिर्फ शुरुआत है। एंड तभी एक सोल्जर अपने सामने देखता है कि वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि उन पर अटैक करने के लिए आते हैं, और ज़ॉम्बीज़ को अपनी तरफ आते हुए देखकर चाहेरी जो कि सभी को कमांड करती है कि तो अब ज़ॉम्बीज़ ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए। और वो कमांड करती है कि सिविलियंस और टीम C को राइट की ओर भेज दिया जाए और वो खुद जो कि लेफ्ट की तरफ जाएगी। और इसी के साथ में बताया जाता है ज़ॉम्बीज़ के पहले एबिलिटी के बारे में, जहाँ पर उनकी सुनने की कैपेबिलिटी जो कि उनके देखने से ज्यादा होती है। एंड इसी के साथ में ये सभी लोग जो कि ज़ॉम्बीज़ पर अटैक करते हैं। और भाई देखो ये लोग इस चीज से ज़ॉम्बीज़ पर अटैक कर रहे हैं, क्या सोल्जर बनेगा रे तू। और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ने लगते हैं, और ये देख कर ये लोग भी खुश होते हैं कि ये लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। और इसके बाद में ये लोग जो कि अपनी गाड़ी को काफी तेजी के साथ में आगे भगाने लगते हैं। और जिसके बाद में ये लोग उस ब्रिज पे जाने लगते हैं जहाँ पर कि आधे में वो ब्रिज टूटी हुई होती है। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की दूसरी एबिलिटी ये होती है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो ह्यूमंस पर डायरेक्ट अटैक करते हैं। और जिसके बाद में ये लोग जो कि अपनी गाड़ी को उस ब्रिज के टूटे हुए हिस्से की तरफ बढ़ने लगते हैं। काफी करीब जाने के बाद में चाहेरी जो कि कमांड देती है कि गाड़ी को मोड़ लो, हम देखने की वो लोग रिक्रूट मारते हैं। और बाकी पीछे ही जितने भी सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो जाकर उसी गाड़ी से जाके टकराते हैं। और कुछ ज़ॉम्बीज़ जो कि उस गाड़ी से टकराने की वजह से वहां पर मारे जाते हैं। लेकिन हम देखते कि वहां पर ज़ॉम्बीज़ के नंबर वाइज बढ़ने लगती है। और साथ ही में ये भी बताया जाता है कि ज़ॉम्बीज़ की तीसरी टैलेंट मानो तो ये उनकी कमजोरी है, उसकी पीछे की जगह जो कि उसकी वीक स्पॉट होती है। और इसी के साथ में एक ज़ॉम्बीज़ जो कि इन पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहां पर हमारा MC एक रोड रोलर लेकर आता है और काफी सारे ज़ॉम्बीज़ को वहां पर चिपते हुए आ रहा
होता है और एमसी जो कि उन सभी को ब्रूटली कुचल रहा होता है। लेकिन फिर भी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन एमसी जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने रोड रोलर के नीचे लाकर उन सभी का मलाई भरता बना रहा होता है। इधर हम इन सभी को देखते हैं जहाँ पर कि वो लोग एमसी को देखकर काफी शौक में होते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। लेकिन एमसी जो कि उन सारे ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बाकी के बच्चे ज़ॉम्बीज़ को वो उसी समुद्र में धकेल देता है। और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि हम डेमी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि सीरियसली, जहाँ पर कि डेमी अपने फादर को समझा रही होती कि आखिर आप वहाँ पर क्यों जा रहे हैं। लेकिन एमसी उसे समझाता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसा मैं ही कर सकता हूँ और तुम टेंशन मत लो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ ही रहने वाला हूँ। जिस पर डेमी धीरे से एमसी को कहती है कि अगर क्या होगा अगर उन सोल्जर को आपके बारे में पता चल जाएगा। इस पर एमसी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, बस मैं उनकी हेल्प करूंगा। और तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर कि डेमी अपने फादर को आता हुआ देखती है तो वो ये देखकर काफी शौक होती है क्योंकि वो अपने रोड रोलर पर सारे सोल्जर्स को बैठा कर ले आ रहा होता है। और इसी के साथ में छाया जो कि सभी लोग को ऑर्डर करती है कि तो चलो हम आगे बढ़ेंगे और कहीं अपने सामने आने वाले सारे ज़ॉम्बीज़ को ये लोग रोड रोलर से मारते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को मारते मारते ये लोग आगे बढ़ते बढ़ते ये सभी अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। और तभी एक सोल्जर जो कि अपने कैप्टन छायरी से कहता है कि कैप्टन हम लोगों ने कर दिखाया। और इसी के साथ में एमसी हमें नरेट करता है कि 10 सेकंड मशीन जाइट इन्फिनिटी बीट एक ऐसी यूनिट है जो मेरी पिछली लाइफ में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के अंडर में काफी टाइम तक टिकी रही थी और ये उन क्रिटिकल चेकपॉइंट में से एक है जहाँ से हमें गुजरना ही पड़ता है अगर डेजन तक पहुँचना है। और सिर्फ 8 दिन में यहाँ तक पहुँच जाना ये तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्पीड है, लेकिन मैं अभी भी रिलैक्स नहीं कर सकता। अगर मैं इतना सोचकर केयरलेस हो गया कि मैं अब स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ तो डेमी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए मैं वही रूट को फॉलो करूंगा जो मेरी पिछली लाइफ में सिर्फ प्रूव हुआ था बिना किसी रिस्क के। और तभी एक सोल्जर जो कि एमसी को धन्यवाद करता है वो कहता है कि सच में तुम काफी अमेजिंग हो और अगर मैं सच कहूँ तो मैं पहले तुम्हारे यहाँ पर होने से काफी डरता था कि कहीं तुम्हारी वजह से हमें कोई प्रॉब्लम उठाने ना पड़े, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हम सेफ पहुंचे हैं। हमें ये रोलर पहले मिला था लेकिन हम में से कोई भी इसे चलाना नहीं जानता था, ऐसा लगता है कि तुम ये काम पहले कर चुके हो। इस बार एमसी कहता है कि नहीं, बस मैं देखा था और मैं बस फर्स्ट बार में ट्राई किया और मुझसे हो गया। फिर मुझे खुशी की हम सभी लोग सुरक्षित पहुंच गए। जिसके बाद में छायर जो कि वहां से जाते हुए एमसी को धन्यवाद कहती है, जिस पर एमसी जो कि छायरी से कहता है कि अभी अभी तुमने क्या कहा। उस पर छायरी एमसी से कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एमसी कहता कि नहीं नहीं तुमने कुछ तो कहा था। और तभी छायरी जो कि एमसी पर चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास करना बंद करो। और तभी वहां पर कुछ सोल्जर आते हैं और छायरी को सैल्यूट करते हैं और कहते हैं कि हम आपका इंतजार कर रहे थे। और जिसके बाद हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम ली इनोई होता है लेकिन हम इसे ली ही बोलेंगे। और ये सेकंड मशीन इन्फिनिटी ब्रिज का फर्स्ट बटालियन का कंपनी कमांडर होता है। जिस पर छायरी जो कि उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे जानते हो। ली कहते हैं कि हाँ मुझे बताया गया था क्योंकि कॉलोनल झा ने हमें कहा था कि आपके जैसा कोई यहाँ पर आने वाली है। और इधर छायरी जो कि थोड़ी शौक होती है। एंड तभी ली कहता है कि और उन्होंने कहा था कि एक जिद्दी महिला ऑफिसर जो कि वहाँ पर आएगी और वो वहाँ पर आने के बाद में डेफिनेटली कोई सीन क्रिएट करेगी। और जिसके बाद में छायरी जो कि वहाँ से गुस्से में जाने लगती कि आखिर वो है कहाँ, मैं भी कॉलोनल झा को छोड़ूंगी नहीं। सोल्जर उसे बताते हैं कि वो पीछे वाले गेट में है क्योंकि वहाँ पर कुछ ज़ॉम्बीज़ जो कि अपेयर हुए हैं। और छायरी जो कि उस सोल्जर की बातें सुनने के बाद वहीं पर रुक जाती है और एकदम से चिल्लाकर कहती है कि तुम कहना चाहते हो कि वो ट्रूप के साथ में वो वहाँ पर खुद भी गया है। और जिस पर छायरी ली से कहती है कि इस उम्र में उसे काफी डिफिकल्ट होने वाला है, अच्छा हुआ कि वो ट्रूप्स के साथ में गई है। लेकिन हम ली को देखते हैं जो कि कहता कि नहीं ऐसा नहीं है और वो मुस्कुराते हुए सोच रहा होता है कि ला कॉलोनल वो वहाँ पर अकेले ही गए हैं। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक वॉच टावर को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सोल्जर टाइम को देखते हुए कहते हैं कि कॉलोनल आपने एक नया रिकॉर्ड को सेट किया है। और जिस पर कॉलोनल कहते हैं कि मैंने तुम लोगों से कहा था कि ये एक्स जो कि किसी दिन बंदूकों को हरा देगा। और हम देखते कि वो मुस्कुराते हुए वो कहता है कि ये सड़े हुए मस्त जो कि बेहतर रूटीन देते हैं। और जिसके बाद में हमें दिखाया जाता है और हमारा स्पेक ऑप्स कमांडर जो कि अभी सेकंड मशीनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिज के कमांडर होते हैं कॉलोनल छापंगू एके ब्लू हॉक। और जिसके बाद में वॉच टावर वाला बंदा जो कि कॉलोनल से कहता है कि भी आप अगली बार गन्स का उपयोग कीजिएगा। और अपने सोल्जर्स की बातें सुनने के बाद में कॉलोनल जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम लोग बात काटने को मत करो, फिर जब तुम लोग मेरे लेवल तक पहुंचोगे तो तुम लोग एक ही बार में सब कुछ देख लोगे। और जिस पर सोल्जर्स कहते हैं कि आप बस देख के ही उनकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ को अंदाजा लगा सकते हैं। और जिस पर कॉलोनल कहते हैं कि तुम्हारे जैसे ट्रस्टियर कॉम्बैट स्किल के साथ में तुम्हें लगता है कि तुम कोई हेल्प कर सकते हो, तुम लोग सिर्फ रास्ते के काटे हो। और कॉलोनल की बातें सुनने के बाद में ये दोनों सोल्जर्स जो कि आपस में बात करने लगते हैं कि वो हमें चला रहे हैं, हमें उनसे बस नहीं करनी चाहिए। और जिसके बाद में कॉलोनल जो कि वहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि कुछ लोग ठीक कहते हैं कि तुम अपने उम्र को छुपा नहीं सकते, मेरी कमर अभी से दर्द कर रही है। और तभी उसे किसी के हिलने की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बी जो कि धीरे धीरे उठ रहा होता है, जिसे देख कर कॉलोनल कहता है कि ओ तो तुम अभी भी जिंदे हो। और तभी हम इस ज़ॉम्बी को देखते हैं जो कि कॉलोनल पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर उस ज़ॉम्बी को कोई आकर एक रोलर से कुचल देता है। और ये सीन देखकर ये सोल्जर्स भी काफी शौक होते हैं। और
तभी हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि किसी को वहाँ पे घूर कर देख रहा होता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हमारा एमसी आया होता है और जिसकी प्रेजेंस इतनी खतरनाक होती है कि जिसे देखकर कॉलोनियल भी काफी शौक होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर इसी किस तरह की कॉम्बैट पावर है जो कि इतनी टेरिफाइंग है। एंड तभी एमसी जो कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और वो कहता है कि मेरा नाम मिनस्यूक है और मैं चाहेरी के साथ में आया हूँ। लेकिन तभी हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि एमसी पर अपने एक्स के साथ में अटैक कर देते हैं और एमसी के ऊपर कॉलोनियल को इस तरह से अटैक करता हुआ देखकर ये सोल्जर जो कि चिल्लाने लगता है कि कैप्टन आखिर आप क्या कर रहे हैं, आप एक सिविलियंस पर ऐसे अटैक कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी ये लोग कुछ ऐसा देख लेते हैं, वहीं पर चुप हो जाते हैं और इधर हम एमसी को देखते हैं जो कि कॉलोनियल के अटैक उस पर लगने से पहले ही उसने उसे अपने हाथ से ही पकड़ रखा होता है। और तभी कॉलोनियल जो कि उन सोल्जर से कहता है कि अंदर जाओ और जाकर रेड लेवल की सिक्योरिटी अलार्म को एक्टिवेट कर दो। और कॉलोनियल जो कि एमसी की आंखों में देखकर कहता है कि यहाँ पर एक मॉन्स्टर आया है। और तभी एमसी कहता है कि मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया जा सकता। कॉलोनियल छाप यूंग हो और एमसी के मुंह से अपना नाम सुनकर कॉलोनियल थोड़ा शॉक होते हैं। लेकिन तभी एमसी जो कि कॉलोनियल की उस एक्स को अपने हाथ से ही तोड़ देता है और जिसके बाद में एमसी जो कि कॉलोनियल से कहता है कि शायद मुझे यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि मुझे आपको कुछ समझानी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब सिर्फ वर्ड से कुछ काम चलने वाला है। लेकिन इधर हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि अभी भी शौक में होता है। लेकिन इधर एमसी कहता है कि मैं उस मेथड का उपयोग करूंगा जो कि आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और इधर हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि एमसी की इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं। और इधर हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि फाइट क्लियरिटी होने लगता है और वो कहता है कि क्योंकि मुझे दिखाना है कि मैं असल में क्या हूँ। और जिस पर कॉलोनियल कहते हैं कि वो तो तुम कहना चाहते हो कि तुम मेरे साथ में फाइट करने वाले हो, आज तक मैंने कईयों को देखा लेकिन तेरे जैसे पागल को नहीं देखा है। और जिसके बाद में कॉलोनियल जो कि अपने आर्मर को उतारते हुए एमसी से कहता है कि आखिर तुम्हें किसने कहा कि मुझे ये सब चीज पसंद है। और इधर कॉलोनियल भी जो कि फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और कहता है तो ठीक है चलो हम इसे स्टार्ट करते हैं। और जिसके बाद में कॉलोनियल जो कि एमसी पर अटैक करते हुए कहता है तो चलो हम पता लगाते कि आखिर तुम हो कौन। और इधर हम एंट्री गेट में देखते हैं जहाँ पर की रेड लेवल की सिक्योरिटी अलर्ट हो गई होती है। और जिसके बाद में सारे सोल्जर्स जो कि सारे सिविलियंस को शेल्टर के अंदर ले जाने लगते हैं। चाहेरी जो कि सोल्जर से पूछती है आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो सोल्जर कहते हैं मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है और कहता है कि तो आप ये कैप्टन चाहेरी हैं, तो आप ही हमें क्लियरली बता सकते हैं। और ये सुनकर चाहेरी जो काफी शौक हो जाती है। और इधर वो सोल्जर जो कि चाहेरी पर गन पॉइंट आउट करता है। चाहेरी जो कि कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। सोल्जर कहता है कि एक मॉन्स्टर ने हमारे ब्रिगेड कमांडर पर अटैक कर दिया है और उसने आपका नाम मेंशन किया है। चाहेरी शौक होते हुए कहती है कि क्या आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो। सोल्जर चिल्लाते हुए कहती है कि उसका नाम मिनस्यूक है जो कि उसने हमें खुद बताया। और एमसी के नाम सुनने के बाद वहाँ की पूरी पब्लिक भी शौक होती है। इधर हम चाहेरी को देखते हैं वो भी काफी शौक होती है। और इधर हम डेमी को देखते हैं जो कि काफी डर जाती है। खैर इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है एमसी और कॉलोनियल की फाइट की तरफ, जहाँ पर एमसी कॉलोनियल पर अपने पंच से अटैक करता है लेकिन कॉलोनियल जो कि उसके अटैक को डॉज करता है। लेकिन एमसी की अटैक जैसे ही दीवार पर लगती है तो पूरी दीवार जो कि शटर हो जाती है। और ये देखते हुए कॉलोनियल कहता है कि क्या बात है, तुमने अपने नंगे हाथों से पूरी दीवार को ही तोड़ दिया और जिसके बाद भी तुम अपने आप को ह्यूमन कंसिडर कर रहे हो। और आखिर कब से ह्यूमन इस लेवल के पावर को अचीव करने लगे हैं। और इसी के साथ ही वो अपने किक से एमसी पर अटैक करते हैं लेकिन एमसी जो कि वहां से गायब हो जाता है और वो सीधा कॉलोनियल के ऊपर आता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन इधर हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि एमसी के अटैक्स को काफी मुश्किल से डॉज कर रहे होते हैं। और कॉलोनियल जो कि मौका देखकर एमसी के मुंह पर एक पंच मारते हैं। और इसी के साथ में हम कॉलोनियल को देखते हैं जो कि काफी शौक हो जाते हैं और वो एमसी के कॉलर पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिर तुम मेरे साथ में मजाक क्यों कर रहे हो और तुम्हारा वो पल तुम मुझे काफी आसानी से हरा सकता था। और जिसके बाद में एमसी कहता है कि हाँ मैं चाहूँ तो आपको मारकर इस फाइट को एंड कर सकता हूँ। और एमसी के इस बात पर कॉलोनियल जो कि सोचने लगते हैं कि हाँ इसने सच कहा और स्टार्टिंग से ही मेरे साथ में खेल रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी की हर एक आंख जो कि चिल्लाकर कह रही कि उसकी पावर और मेरी पावर में काफी बड़ा डिफरेंस है। और जिसके बाद में कॉलोनियल जो कि एमसी से पूछती है आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। एमसी कहता है कि मैं चाहता हूँ प्रोटेक्शन। और जैसे ही एमसी ये कहता है तो कॉलोनियल जो कि वहीं पर हंसने लगता है और कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझसे प्रोटेक्शन मांग रहे हो। तो एमसी कहता है कि नहीं, मैं ये प्रोटेक्शन अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं अपने बेटी डेमी के लिए मांग रहा हूँ। और जिसके बाद में एमसी जो कॉलोनियल से कहता है कि प्लीज मेरे साथ में आए हुए लोग और मुझे जो कि इस ब्रिगेड में रहने दीजिए। घुटने पर बैठकर उसे कहता है कि अगर आप मुझे सहमत है तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे सिविलियंस रुके होते हैं और काफी सारे सिविलियंस जो कि एमसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम लोगों ने सुना कि उसे मॉन्स्टर कहा जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि जब मैं मार्ग में था, जब वो मेरे सामने आया था तो उसकी आंखों को देखकर मुझे लगा कि मेरे सामने कोई ज़ॉम्बीज़ खड़ा है। और इसी तरह से वो सभी लोग जो कि एमसी की बुराई कर रहे होते हैं। और इसी के साथ में हम एमसी को देखते हैं जो कि एक कमरे में जहाँ पर एमसी को चेन से बांध कर रखा गया होता है। और इसके बाद में एमसी उस पल का याद कर रहा था जहाँ पर कि वो कॉलोनियल से नेगोशिएट कर रहा था, जहाँ पर कॉलोनियल कहता है कि अगर तुम हमारे ब्रिगेड में शेल्टर करवाना चाहते हो तो वो कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रियल प्रॉब्लम तो तुम हो, हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते। और तभी एमसी जो कि कॉलोनियल से कहता है कि अगर तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम लोग मुझे कमरे में बंद कर दो। और इधर हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर कि एमसी बंद होता है। वो सोच रहा होता है कि चाहे कितना भी टाइम क्यों ना लगे लेकिन मैं अपने आप को प्रूव करके रहूंगा कि मैं कोई थ्रेट नहीं हूँ। इधर एमसी इतना सोच ही रहा होता कि तभी वहाँ पर डेमी आती है। एमसी डेमी से पूछता कि क्या तुम ठीक हो। इस पर डेमी कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ के सोल्जर्स काफी अच्छे हैं, बिना परमिशन के भी उन लोगों ने आपसे मिलने मुझे दे दिया और वहाँ पर शेल्टर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और इसीलिए मैं यहाँ आपसे मिलने आ गई। लेकिन तभी एमसी जो कि डेमी से कहा था कि
मुझे माफ करना, मैंने कहा था कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा, लेकिन मैंने फिर से तुम्हारा वादा को तोड़ दिया और इसीलिए तुम्हें मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन तभी डेमी कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और अगर आप नहीं होते तो यहाँ पर कोई भी लोग जो सेफ्टली यहाँ पर नहीं आ पाते, और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके बारे में कोई क्या बोलेगा, बस मैं आप पे बिलीव करती हूँ। और तभी डेमी कहती कि टाइम खत्म हो गया है, अगर सोल्जर जो कि स्काउटिंग के लिए आएंगे तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। और इसके बाद में वो एमसी को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम डेमी को देखते हैं जो कि कुछ दूर जाने के बाद में वो रोने लगती है। इधर एमसी को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आते हैं और एमसी से कहते हैं कि मिनिसियो ब्रिगेड कमांडर ने आपको बुलाया है। और इसी के साथ में हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें कॉलोनल को दिखाया जाता है जो कि सोल्जर्स को समझा रहा होता है। 20 मिनट पहले गुबाबाला स्टेशन के नीचे से हमारे साउंड डिटेक्टर्स ने मल्टीपल सर्वाइवर फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट किया है। और अजीब बात ये है कि ये दूसरों से काफी अजीब है, और ये पूरी मिशन जो कि स्पीड के मामले में और एक बड़ी टीम जो कि हमें स्लो कर सकती है, इसीलिए मैं वहाँ पर कुछ चुनिंदा लोगों को ही भेजने वाला हूँ। और इसलिए वहाँ पर सिर्फ मैं और साथ ही कॉलोनल जो कि एमसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि और साथ में तुम जाओगे क्योंकि तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो आप अपने आप को प्रूव करो। इतना सुनता ही एमसी अपने हाथ में बंधे हुए चेन्स को तोड़ देता है, जो देखकर पीछे खड़े सोल्जर्स काफी शौक होते हैं। और इसके बाद में एमसी कहता है कि हमें निकलना कब है। इधर हम कॉलोनल को देखते हैं जो कि मुस्कुराता है और एक काफी खतरनाक और क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है कि बहुत बढ़िया, अब मजा आने वाला है। और इधर एमसी भी रेडी होता है फाइट करने के लिए, मतलब उन जोमिस के साथ में। और हाँ, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।